राधे राधे। हाँ जी भाई, आज की इस क्लास में होने वाला है इकोनॉमिक्स की यूनिट 4 का एक टॉपिक जिसका नाम है नेशनल इनकम। यूनिट 4 है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, नेशनल इनकम उसका नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम है क्या, क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। National income refer to the total monetary worth of all commodities and services generated by a nation within a certain financial year। यानी कि एक सर्टेन फाइनेंशियल किसी भी एक निश्चित टाइम पीरियड में मोस्टली जो क्या होता है ये फाइनेंस ईयर होता है, जैसे कि अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बीच में एक कंट्री के अंदर मॉनेटरी टर्म में जितने में गुड्स और जो सर्विसेज हैं जो जनरेट हुई हैं, जितने भी कमोडिटी जो हैं बिकी हैं, जितने भी सर्विसेज जो हैं जो रेंडर की गई हैं लोगों को, मॉनेटरी टर्म में जो उसके पैसे बदले में पैसा मिला है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर टू द टोटल मॉनेटरी, टोटल सबको टोटल कर देंगे हम, टोटल मॉनेटरी वर्थ ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय अ नेशन विद इन आ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी। Hence, it is the outcome of all economic activities taking place within a country over 1 year। यानी कि एक साल के अंदर एक देश के अंदर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो हुई हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो कि पैसा कमाने के हेतु से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट हैज मॉनेटरी वैल्यू। भैया इनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, एक्टिविटीज वैल्यू, एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मॉनेटरी वैल्यू तो होती ही है, क्योंकि अगर गुड्स आप बनाओगे तो बेचोगे उसको तो कुछ ना कुछ पैसे में तो बिकेगी वो। सर्विसेज आप किसी को दे रहे हो, फ्री में तो दे नहीं रहे, अगर सर्विसेज के बदले आप पैसा ले रहे हो तो वो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है ना। हाँ जी। essentially the national income of the nation refer to the aggregate का मतलब होता है टोटल, refer to the aggregate amount of income generated inside its border from many economic endeavors for 1 year। यानी कि एग्रीगेट अमाउंट जो कि एक साल के अंदर विद इन द बॉर्डर ऑफ अ कंट्री, जो जिसमें कि अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर जितनी इनकम हमने अर्न की है, जितनी जनरेट की है, जो है मॉनेटरी वैल्यू, उसी को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम बोला जाता है। एडिशनली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर असेसिंग द कंट्रीज एडवांसमेंट। और ये देश की तरक्की के लिए, देश की एडवांसमेंट के लिए, आधुनिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटिव कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। अब हम नेशनल इनकम से जुड़े हुए कुछ ऐसे कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि इससे रिलेटेड है और आपको पता होने जरूरी है। की कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सबसे पहला है जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी, जीडीपी क्वांटिफाई का मतलब समझते हो, किसी भी चीज़ को क्वांटिटी में शो करना, नंबर्स में। जीडीपी क्वांटिफाई द टोटल मॉनेटरी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू थी आपकी, जो गुड्स एंड सर्विसेज से जो एक साल के अंदर अगर आपने प्रोड्यूस करी है, उसको जब हम क्वांटिफाई करते हैं तो वो जीडीपी होती है। जीडीपी इसको क्वांटिफाई करती है। जीडीपी क्वांटिफाइज द टोटल मॉनेटरी वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ 1 ईयर। टू क्लैरिफाई जीडीपी, जीडीपी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है भैया, ये जान लेना पहले तो। टू क्लैरिफाई जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय assigning a monetary value to all and product and services that are delivered inside the nation's boundaries during a given year based on prevailing market prices। जो मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, जनरल प्राइस होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज के, वो क्या है, जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हुई हैं उनको क्या है, मॉनेटरी वैल्यू दे दी जाती है कि भैया ये गुड्स इतने रुपए की है, ये सर्विस इतने में मिलेगी आपको। तो वो उनका टोटल एग्रीगेट किया जाता है किसी जो है हमने विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री जो जनरेट की हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से जो है जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेटिंग ऑल द इनकम क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की प्रोसेस से भैया जितनी भी इनकम जनरेट हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गिवन दैट द वी आर ओनली कंसिडरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जनरेटेड विद इन द कंट्री।
देखिए ये बात ध्यान रखिए कि भैया हम सिर्फ विद इन द कंट्री जो है रेफर कर रहे हैं चीज़ों को, ओनली कंसिडरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। देखिए विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर की चीज़ें हम कंसिडर करेंगे, बाहर की चीज़ें हमने जो है उसमें कंसिडर नहीं करनी है जीडीपी में। ओके ओके ओके। गिवन दैट वी आर ओनली कंसिडरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज generated within the country, we employ the term domestic to differentiate it from gross national product। हम इसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अलग करने के लिए इसका हम नाम दे देंगे भैया डोमेस्टिक, इसलिए हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम इट, इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए हम इसे डोमेस्टिक का नाम दे देते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। The term gross denote that the absence of any allowance for depreciation। भैया जो ग्रोस है ना, ग्रोस के अंदर जो डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम काउंटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट encompasses gross domestic product along with the net income derived from property abroad। जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है encompasses जीडीपी along with net income derived ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जी, जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर जीडीपी शामिल होती है, क्योंकि इसमें क्या है, इनकम जो है हमने अब्रोड की प्रॉपर्टी से जो गेन की है वो भी इसके अंदर आती है जीएनपी के अंदर। जीएनके encompasses द अर्निंग दैट सिटीजन जनरेट इन फॉरेन कंट्री। जीएनपी में वो अर्निंग भी आती है जो कि इंडिया के सिटीजन्स ने फॉरेन कंट्री से जो अर्न किया है, जनरेट इन फॉरेन कंट्री। बट इट डज नॉट एनकम्पास द अर्निंग जनरेटेड बाय नॉन सिटीजन्स। लेकिन भैया नॉन सिटीजन्स की नहीं लेनी है आपको, नॉट एनकम्पास नॉन सिटीजन्स। कन्वर्जली जीडीपी फोकस ऑन डोमेस्टिकली जनरेटेड इनकम। और जीडीपी किसके ऊपर फोकस करती है कि भैया हमने घरेलू उत्पाद जो है हमारा, हमारी जो घरेलू इनकम है, जो घरेलू आय है, जो घरेलू जो है यहाँ पे सेवाएं दी जा रही हैं, उनको ही क्या करती है, ये कंसिडर करती है जीडीपी, क्योंकि नाम ही बड़ा ही क्लियर है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोकस ऑन डोमेस्टिक जनरेटेड इनकम इंक्लूडिंग दो जनरेटेड बाय फॉरेनर, डोमेस्टिकली फोकस ऑन डोमेस्टिकली जनरेटेड इनकम्स इंक्लूडिंग दोज जनरेटेड बाय फॉरेनर। बेसिक फॉरेनर ने अपने देश के अंदर जनरेट की हो, लेकिन वो भी इंक्लूड होती है जीडीपी में। अगर मान के चलो बाहर के देश से लोग हमारे इंडिया में आए हैं काम करने के लिए, और जो उन्होंने इनकम जनरेट की भैया वो भी जीडीपी में काउंट होती है। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। लेकिन जीडीपी में क्या काउंट नहीं होगा, नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। लेकिन जीडीपी में ये नहीं आएगा कि अपने इंडिया वाले बाहर जाके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो काउंट नहीं करेंगे हम। ध्यान से समझो इस चीज को। अगर इंडिया के अंदर बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, फॉरेनर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर आके, तो वो जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया जो है वो इनकम जनरेट करी गई है। लेकिन अगर इंडिया वाले लोग विदेशों में जाकर के अर्निंग कर रही हैं तो भैया वो जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी, वो जीएनपी का हिस्सा होगी। समझे? हाँ जी, आगे देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ मैट्रिक दैट इवेल्युएट द टोटल वर्थ ऑफ आइटम्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ कंट्री बॉर्डर रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप। भैया आपको ये देखना कि ओनरशिप किसकी है, ये बाहर वाले का पैसा, ये आपके इंडिया वाले का पैसा। इंडिया के अगर अंदर है, इनसाइड कंट्री है, तो वो जीडीपी का हिस्सा होगा, इतना देखना है। अगर आउटसाइड कंट्री है तो जीडीपी का हिस्सा नहीं है। इनसाइड है जीडीपी का हिस्सा है, आउटसाइड है जीडीपी का हिस्सा नहीं है।
ठीक है। GNP refer to gross national product, refer to aggregate of all earning aggregate of all earning acquired by inhabitants of a nation. Gross national product irrespective of the geographical location of the assets। भाई इंडिया के जो लोग बाहर गए हुए हैं उन्होंने जो अर्निंग जनरेट की है और जो टोटल अर्निंग अगर उनकी कर दी जाए तो वो क्या होती है, हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। रिस्पेक्टिव होता है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सेट्स, बेशक कहीं पर भी हो, किसी देश में हो, हमें नहीं उससे मतलब कोई भी। इंडिया के हैं, बाहर हैं, काम कर रहे हैं, बस। इंडियाज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट encompasses the earnings generated by the enterprises controlled by Indian entities that are situated in foreign nations। ओके, जो कंपनियां हैं इंडिया की हैं, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है वो, लेकिन कंट्रोल इंडियन ही कर रहे हैं उसको, तो वो जीएनपी का हिस्सा बनेंगे। देखिए सर, इंडिया जीएनपी प्रोडक्ट एनकम्पासेस में क्या इंक्लूड होता है? अर्निंग जनरेटेड बाय एंटरप्राइजेज कंट्रोल्ड बाय इंडियन एंटिटीज, इंडियन एंटिटीज के द्वारा वो कंट्रोल करी जाती हैं, जो ऐसी जो है लेकिन है बाहर, डेट आर सिचुएटेड इन फॉरेन नेशन, लेकिन फॉरेन नेशन में है, टू पुट इट डेफिनेटली। तो इसको हम क्या करेंगे, जीएनपी के अंदर डालेंगे इस चीज को, समझे? हाँ जी। द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट is calculated by adding the market worth of items and services delivered inside a country, the income earned by country's nationals in foreign nations। देखो जीएनपी के अंदर देखो क्या है, जीडीपी तो इंक्लूड है ही, लेकिन इसमें क्या है, इनकम अर्नड बाय द कंट्रीज नेशनल्स इन फॉरेन नेशंस, जो अपने इंडिया के लोग हैं बाहर से जो इनकम कमा के लेके आ रहे हैं वो भी इंक्लूड है। सब्ट्रैक्टिंग द इनकम, अब इसमें से माइनस किसको करना है, ऑब्टेन्ड इन कंट्री बाय फॉरेनर। अब क्या करना है, हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई हैं सारी वो, और जो बाहर से विदेशों से हमारे लोग कमा के लेके आ रहे हैं, हमारी कंपनियां कमा के लेके आ रही हैं, वो दोनों को ऐड किया और उसमें से माइनस किया जो हमारे देश से बाहर के लोग कमा के लेके जा रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग यानी कि माइनस कर दो इनकम ऑब्टेन्ड इन कंट्री बाय फॉरेनर, फॉरेनर के द्वारा जो हमारे देश में जो इनकम जनरेट करी गई है, ऑब्टेन्ड करी गई है, उसको हम माइनस कर देंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द मार्केट वर्थ ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स, all services and product delivered inside our nations and the wages procured by outsiders inside the country, while deducting the livelihood obtained by occupant resident from abroad। डिडक्ट क्या कर देना है, लिवलीहुड ऑब्टेन्ड बाय ऑक्यूपेंट रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रोड, जो बाहर से आए हैं उनको, उनकी वाली को माइनस कर देना है। सबसे पहले तो इनको ऐड ही करना है इसी चीज के अंदर, वेजेस प्रोक्योर्ड बाय आउटसाइडर इनसाइड द कंट्री, ठीक है। सबसे पहले तो इनसाइड इंडिया हम पहले ये देखेंगे ही नहीं कि भैया ये फॉरेनर है या डोमेस्टिक है, कुछ भी है। हम क्या देखेंगे कि भैया ये इंडिया के अंदर कमाई गई है अर्निंग, इसको लो उसमें लिया, उसमें से फिर माइनस किया जाएगा किसको, जो कि बाहर के लोग थे और इंडिया के अंदर उन्होंने इनकम अर्न की है, फिर उसको माइनस किया जाएगा यहाँ से। हाँ जी। एन इलस्ट्रेशन विल एनहेंस आवर कॉम्प्रिहेंशन, एक इलस्ट्रेशन के जरिए हम हमारी जो नॉलेज है उसको और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए इमेजिन एन इंडियन डॉक्टर हु ब्रीफली reallocates to the USA for employment। एक इंडियन डॉक्टर है, यूएसए फॉर एम्प्लॉयमेंट, यूएसए में गया है रोजगार के मकसद से। द मनी ही जनरेट थ्रू हिज सर्विसेज इन यूएसए अकाउंटेड फॉर इन द यूएस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट।
rather than India's gross domestic product. जो उसने अर्निंग जनरेट की है वहां पे, द मनी ही जनरेट थ्रू हिज सर्विसेज इन यूएसए इज अकाउंटेड फॉर द यूएस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये जो हम उसके अमेरिका के ग्रोस जीएनपी का हिस्सा होगा, रेदर देन इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा, ड्यू टू इट्स ओरिजिन इन द यूएसए। क्योंकि भैया अगर वो इंडिया के अंदर जनरेट होती तो फिर इंडिया की जीडीपी में उसको लगाते, लेकिन वो इंडिया में है ही नहीं, वो तो आउटसाइड इंडिया है। वो तो किस देश में है? यूएसए में है। तो क्या करेंगे, वो यूएसए की जीएनपी का हिस्सा माना जाएगा एक बार के लिए वो। However, this income is excluded from the US GDP as the Indian doctor is a non-resident of the country. लेकिन फिर भी जो ये इनकम इसने जनरेट की है वो यूएस की जीडीपी में से माइनस कर दी जाएगी। समझे? वहां की जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में जीडीपी इंक्लूड होता है भाई। ये यहाँ पे जो ये जीडीपी की बात हुई ना, ये अपने इंडिया की जीडीपी थी, और ये जो जीएनपी है ना, ये जीएनपी यूएसए की थी। तो यूएसए की तो जीएनपी में इंक्लूड हो चुका है ये एक बार। फिर क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे जीडीपी की तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। जो इंडिया का डॉक्टर जो है यूएस में कमा रहा है, तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे, अमेरिका की का डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो जीडीपी में उसकी उनकी जो डोमेस्टिक जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो, उसमें से इंडिया के डॉक्टर जो है उसकी इनकम को माइनस कर देंगे, क्योंकि भैया वो नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री है। सिमिलरली द अर्निंग ऑफ यूएस एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली। अब यूएस एम्बेसडर है हमारा नई दिल्ली में आया हुआ है, ओके, आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द यूएस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। भाई उनकी जो इनकम है वो यूएस के जीएनपी में नहीं आएगी, बट दे डू कंट्रीब्यूट टू इंडिया जीडीपी। लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में जरूर आएगी, क्योंकि विद इन द कंट्री है। देयरफॉर द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द जीडीपी टू द नेट प्रॉपर्टी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज। इसलिए जीएनपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी प्लस जो अब हमारे इंडिया के लोग बाहर से जो इनकम जनरेट करके लेके आए हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। समझे गए हो? हाँ जी, थोड़ा सा उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। द मनी जनरेट हिज इनकम सर्विस इन यूएस इज अकाउंटेड। हाँ, वहाँ पे गया है, जनरेट किया उसने मनी। जो अमेरिका की जो है जीएनपी में इंक्लूड किया गया, उसको इंडिया के जीडीपी में नहीं किया गया। हाउ इन जो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूएस जीडीपी एज, लेकिन इसको क्या कर दिया जाएगा बाद में, यूएस की जीडीपी में से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि भैया नॉन रेसिडेंट है ये। अब इसी तरह अगर यूएस एम्बेसडर इन इंडिया आया तो आर नॉट अकाउंटेड फॉर यूएस जीएनपी, यूएस की जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा वो, क्यों कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है वो, किसका हिस्सा होगा वो, इंडिया की जीडीपी का होगा। बोलो सर। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी is calculated by adding the gross domestic product plus to the net property income received from overseas। ओवरसीज मतलब कि क्या है, समुद्र पार से जो हमने इनकम लेके आई हैं, विदेशों से जो हम इनकम लेके आई हैं वो, और हमारी जो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है वो, दोनों को ऐड कर दो तो हमारी ग्रोस नेशनल इनकम आ जाएगी। सर बोलिए, समझी गए हो? एडिंग जीडीपी प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इवेल्युएट द कंप्लीट मनी रिलेटेड वर्थ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या इवेल्युएट करता है, कंप्लीट मनी रिलेटेड वर्थ ऑफ goods and services created inside our nation's boundaries, whether or not the element of creation are posed by foreign entities।
भैया हम ये नहीं देखेंगे कि ये इंडिया का है या विदेशी हमारे यहाँ आया हुआ है। जीडीपी में क्या इंक्लूड होगा? यदि वो चीज़, वो पैसा इंडिया के अंदर जनरेट किया गया है, वो सर्विस इंडिया के अंदर दी गई है, वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बनाया गया है या इंडिया के अंदर बेचा गया है, तो भाई वो जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। ये बात अलग है कि बाद में हम उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन इस बात के लिए जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें उसको हिस्सा माना जाएगा। ये एलिमेंट मैटर नहीं करता कि वो फॉरेनर है या जो है रेसिडेंट है हमारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीडीपी वैल्यूएट complete money related to worth of all services inside nation's boundaries, whether or not element of creation or positive to the foreign entities। हाँ जी। उसके बाद आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्या है, पढ़ते हैं इसको भी। व्हेन कैलकुलेटिंग द नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, यानी कि जीएनपी की बात कर रहे हैं। हाँ जी। व्हेन कैलकुलेटिंग द नेशनल प्रोडक्ट इट इज मेजर्ड यूजिंग द करंट प्राइसेस ऑन द मार्केट। जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे, किसके बेस पे मेजर करते हैं हम? जो मार्केट में उस टाइम पे प्राइस चल रहे हैं उसके बेस पे चल करते हैं। मार्केट प्राइसिंग इनवेरिएबली इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस सब्सिडीज ऑन द कमोडिटी दैट आर मैन्युफैक्चर्ड। जो मार्केट प्राइसेस हैं वो क्या करते हैं? इम्पैक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस सब्सिडीज ऑन द कमोडिटीज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। जो टैक्सेस हैं, जो सब्सिडीज हैं, जो टैक्स लगाए गए हैं उसके ऊपर, जो सब्सिडी दी गई हैं उसके बेस पे जो मार्केट प्राइस हुए हैं, वो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो प्राइस है उसके ऊपर असर पड़ेगा इनका। तो मार्केट प्राइसिंग इनवेरिएबली इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। मतलब मार्केट प्राइसिंग में जो है कम्युनिटी के ऊपर जो टैक्स और सब्सिडीज, टैक्स आपको देने लगी हैं और सब्सिडीज आपको मिली हैं, उनको उनको इंक्लूड करके, उनको इम्पोज करके जो प्राइस आया है उस प्राइस की बात हो रही है। डेट आर मैन्युफैक्चर्ड, कम्युनिटी डेट आर मैन्युफैक्चर्ड, उनके ऊपर फिर क्या लगा? टैक्स एंड सब्सिडीज आपको मिली। उसके बेस पे फिर आप क्या करते हो? आप कॉस्ट के हिसाब से मार्केट प्राइस जो है सेट करते हो। ठीक है। हाँ जी, हाईलाइट करें साथ में। व्हेन कैलकुलेटिंग द जीएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, यूजिंग करंट प्राइसेस ऑन द मार्केट प्राइसिंग इनवेरिएबली क्या होती है? ये टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन कम्युनिटी डेट आर मैन्युफैक्चर्ड। अब कोई कम्युनिटी इंडिया के अंदर मान के चलो मैन्युफैक्चर होती है, उसकी कॉस्ट आती है 50 रुपये एग्जाम्पल के लिए। 50 रुपये कॉस्ट आई उसकी। अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया भैया आपको 20 रुपये। अब आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 70 रुपये। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी आपको 10 रुपये की। अब उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 60 रुपये। ये आपकी कॉस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो आपने बनाया प्रोडक्ट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो 70 हो गई वो। फिर आपने उन्होंने आपको क्या दे दी? सब्सिडी दे दी 10 रुपये की, तो ये 60 हो गई। प्लस आपने आपका मार्जिन इसके अंदर ऐड कर दिया। मान के चलो मेरा 20 रुपये इसके अंदर मार्जिन है, प्रॉफिट है, तो इसका प्राइस क्या हो गया?
80। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जी। Imposing indirect tax on goods leads to an increase in the market pricing of the commodity। भैया अगर इनडायरेक्ट टैक्स आप उसके ऊपर बढ़ाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि किसी बंदे की, किसी कंपनी की इनकम के ऊपर लगाया जाता है, डायरेक्टली उसकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि वो जो इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता, वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने जनरेट की हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। Imposing indirect tax on goods leads to an increase in the market pricing of the commodity। भैया मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अगर आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो तो। कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, सॉरी अगर मान के चलो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो कितने का हो गया वो? 118 रुपए का हो गया मार्केट के अंदर वो। तो प्राइस उसका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मार्केट प्राइसिंग। इम्पोजिंग अ 10% लेवी ऑन अ बुक। अब हम किसी बुक के ऊपर 10% लेवी टैक्स लगा रहे हैं। अबाउट इकोनॉमिक्स विल रिजल्ट एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस। इसके प्राइस बढ़ जाएंगे भैया, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट द टैक्स। द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट द टैक्स विच इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोडक्शन कॉस्ट। जबकि क्या है, इसके ऊपर पहले से ही इसके ऊपर जो है, अब अगर देखा जाए हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भैया इसके ऊपर टैक्स लगा इतना, तो जो वैल्यू ऑफ कमोडिटी, जो कमोडिटी वैल्यू है ना, अगर मान के चलो ये बिकी कितने की, अब 100 रुपए की मार्केट में है, 80 हम हमारी कॉस्ट, हमारा प्राइस है इसका, और उसमें टैक्स लगा दिया 20 टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, अब हो गया 100। तो 100 में हम बेच रहे हैं। तो जो ये 100 की अमाउंट है ना भाई, जो उसका सेलिंग प्राइस है, उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। The value of commodity already incorporate the tax which is not considered a production cost। जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं थी, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं किया गया। which is not considered a production cost। in a similar vein certain commodity receive subsidies। अब कुछ जो है कम्युनिटीज में सब्सिडीज मिलती हैं, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन प्राइसिंग, और इससे प्राइस डिक्रीज भी हो जाते हैं। विदाउट अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज द रिजल्टिंग जीडीपी इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइसेस। देखो, टैक्स और सब्सिडीज की अकाउंटिंग के बिना हम बोलेंगे कि भैया जीडीपी उसके मार्केट प्राइसेस पर क्या होती है, मेजर होती है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट प्राइस में इंक्लूड है टैक्स भी और सब्सिडीज भी, है कि नहीं है? मैंने एग्जांपल दिया था अभी पीछे, समझ में आया था उसमें कि हमारी जो है 50 रुपये हमारा प्राइस था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 20 रुपये, वो हो गया 70 का। 70 के बाद फिर उन्होंने 10 रुपये हमें सब्सिडी दे दी, तो हम उसमें हमसे हमने माइनस कर दी सब्सिडी, तो कितने का हो गया वो? 60 का। ठीक है। अब ये बात अलग है कि हमने वो 50 से स्टार्टिंग के उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड कर रखे रखा था या फिर नहीं रखा था। अगर मार्जिन ऐड करके रखा था तो फिर हम इसका जो मार्केट प्राइस है 70 रुपये ही रहेगा, वो जो 60 रुपये ही रहेगा मुझे लगता है। और यदि उसके अंदर मार्जिन ऐड नहीं था, तो जो अपना जो फिर प्राइस आया जो 60 रुपये, उसके अंदर फिर मार्जिन ऐड होगा, फिर फाइनल जो वैल्यू आएगी उसकी। ओके, ओके सर। द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट। वैल्यू ऑफ कमोडिटी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट टैक्स विच इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता। इन अ सिमिलर वेन, सिमिलर तरीके से सर्टेन कम्युनिटी रिसीव कम्युनिटीज और सर्टेन कम्युनिटीज रिसीव सब्सिडीज। क्या करते हैं? डिक्रीज इन प्राइसिंग, इसकी वजह से जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। विदाउट अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। यदि हमें जीडीपी निकालनी है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि भैया हमें अकाउंटिंग ना करनी पड़े टैक्स और सब्सिडीज की,
तो हम क्या करेंगे, सीधा जो जीडीपी के जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज के जो मार्केट प्राइसेस है ना, उनको मेजर कर लेंगे तो जीडीपी आ जाएगी। जीडीपी इज मेजर्ड एट मार्केट प्राइसेस। ओके, ये हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए देखिए स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ रहे हैं, तो ये रहा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिस प्राइस पे अवेलेबल है उसी प्राइस को जब हम मेजर कर देते हैं, टोटल कर देते हैं उसका, तो हमारी वो जीडीपी आ जाएगी। हाँ जी। अब हम बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर। ये क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। मार्केट प्राइसेस ऑफ जीडीपी डू नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एक्चुअल इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भैया वो क्या होता है कि इसमें ना जो एक्चुअल इनकम अर्न की गई है हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, वो पता नहीं चलती मार्केट प्राइस है, क्योंकि किसी का जो जो मार्जिन है वो किसी का अलग रहता है, किसी का अलग रहता है, मतलब कि, और इसमें कुछ घट बढ़ होता ही रहता है। तो इसलिए जो मार्केट प्राइस है ना, इससे एक्यूरेटली हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं, उनके से जो इनकम हमने जनरेट की है वो एक्यूरेट नहीं होती। एक्चुअल इनकम नहीं आता हमारे में, पता चलती हमें। द कंसेप्ट एनकम्पासेस टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इस कंसेप्ट में जो है टैक्स और सब्सिडीज आते हैं, एंट्री आते हैं, बट दिस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन एंड हेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फॉर प्रोडक्टिव इनपुट। देखो भैया क्यों क्यों कि भाई मार्केट प्राइस में टैक्स और सब्सिडीज भी इंक्लूड हो रहे होते हैं उसकी कॉस्ट में, उसके प्राइसिंग में हो रहे होते हैं, नहीं हो रहे होते हैं, हो रहे होते हैं क्या। लेकिन भाई वो जो बट दिस डू नॉट इन कंट्रीब्यूट टू क्रिएशन एंड हेंस, लेकिन ये प्रोडक्शन में थोड़ी कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, कुछ क्रिएट थोड़ी किया है। जो टैक्स एंड सब्सिडीज जो ये अमाउंट ऊपर लगा दे इसके, उसकी वजह से कुछ क्रिएट थोड़ी हुआ है भाई, प्रोडक्शन में थोड़ी उन्होंने हिस्सा लिया है। एंड हेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू फॉर प्रोडक्टिव इनपुट। इसलिए हम प्रोडक्शन का रेवेन्यू कैसे ले सकते हैं उनको। टैक्स और सब्सिडीज को हम अगर हमारे ग्रोस, अगर हमें पूरे इंडिया का ये देखना है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम वो ले रहे हैं, तो जो टैक्स एंड सब्सिडीज हैं अगर मार्केट प्राइसिंग पे ले रहे हैं, तो टैक्स एंड सब्सिडीज उसके अंदर इंक्लूड होंगे, उसकी प्राइसिंग के अंदर इंक्लूड होंगे। लेकिन भाई जो टैक्स एंड सब्सिडीज हैं वो रिवेन्यू, वो थोड़ी रिवेन्यू थोड़ी है, वो उसका प्रोडक्शन इनपुट का जो रिवेन्यू थोड़ी है, टैक्स और सब्सिडीज नहीं है ना, उसके उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। टू एस्टेब्लिश एन एक्यूरेट मेजरमेंट मेजर ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स शुड बी सब्सट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड। हम वहाँ पे क्या करते थे, टैक्स को क्या करते थे, ऐड कर देते थे, और सब्सिडीज को क्या करते थे, माइनस कर देते थे उसकी प्राइस से। मान के चलो ये हमने एग्जांपल वही वाला, 50 रुपये हमारी उसकी जो कॉस्ट थी या फिर हमारा प्राइस था, जो उसके अंदर टैक्स लगा 20 रुपये का, ये हो गई 70, हमारा प्राइस हो गया 70। अब उसमें से 10 रुपये हमें सब्सिडी मिल गई, ये हो गया 60, हो गया। अब इसका उल्टा कर देना है। अब इस 60 में से क्या हो गया, अब इस 60 में जो हमारा प्राइस आया है, इसमें से क्या करो, सब्सिडी इसमें से जो टैक्स हमने माइनस किया और टैक्स ऐड किया है, टैक्स को माइनस करो। एक मिनट एक मिनट इसमें ऐड किया ना ये, तो ये 70 आ गया था। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट जो 60 आया है इसमें से 10 माइनस किया है, 10 ऐड कर दो इसमें, यानी जो सब्सिडी है सब्सिडी इसमें ऐड कर दी, हो गया 70, और टैक्स है जो माइनस कर दो। टैक्स कितना है 20, ये माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा 50। ये क्या होगा, जीडीपी। टू एस्टेब्लिश एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स शुड बी सब्सट्रैक्टेड, टैक्सेस जो है वो माइनस होनी चाहिए उसमें से, टैक्सेस शुड बी सब्सट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, और जो सब्सिडीज हैं वो
इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर। द वर्थ ऑफ रिजल्ट कैन नेवर बी कंपेरेबल टू द वर्थ ऑफ लिवलीहुड dispensed to every useful information. द वर्थ ऑफ रिजल्ट, जो वर्थ आए हमारी, जो यहाँ पे जो 50 रुपये है, ये कैन नेवर बी कंपेरेबल टू द वर्थ ऑफ लिवलीहुड। भैया इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैन नेवर बी कंपेरेबल टू द वर्थ ऑफ लिवलीहुड, जो जो जीवन यापन के लिए जो हमारा जो खर्च है, जो वर्थ है, उसकी कीमत है, उसके उससे कंपेयर नहीं कर सकते जो हमारा रिजल्ट आया है। डिस्पेंस टू एवरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन घटी है और बढ़ी है। थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ टैक्स रेट्स एंड सब्सिडीज we are able to achieve gross domestic product at factor cost, which allude to the all out worth of services and product delivered inside our nation's lines, excluding taxes and sponsorship. अब हमारे पास देखो क्या किया, जब हमने इसको माइनस कर दिया टैक्स, इनको इनको मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट की इनको उल्टा कर दिया टैक्स और सब्सिडीज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो जीडीपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। अब विच allude टू ऑल आउट वर्थ ऑफ सर्विसेज एंड, allude का मतलब होता है बिलोंग्स, which belong to the all out worth of services and product delivered inside a conditions, excluding taxes and sponsorship। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जो इंडिया के अंदर सर्विसेज और प्रोडक्ट जो डिलीवर किए गए हैं, अब आगे जाके एक्चुअल नेशनल जो नेशनल लाइन जो वो इनकम वो आनी चाहिए थी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आना चाहिए था, वो आया है इनसाइड आ नेशनल लाइंस। ओके, उसके बाद द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एडिंग सब्सिडीज फ्रॉम जीडीपी नेट मार्केट प्राइस। वही बात है, वही बात है जो हमने बोली अभी, कुछ अलग नहीं इसमें। सब्सिडीज को ऐड कर दिया, टैक्स को माइनस कर दिया, किस में से, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ओके, ओके, ओके। हेयर इन एन इलस्ट्रेशन, एज्यूम, ये एज्यूम करो, क्या एज्यूम करें, ये एज्यूम करो, हाँ जी बताओ। एज्यूम दैट एक्साइज लेवी, एक्साइज टैक्स है, लेवी टैक्स को ही बोलते हैं, हैज बीन लीव्ड, लीव्ड मतलब कि लगाया गया है, ऑन इंडिका कार, इंडिका कार पर जो है एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो है लगाई गई है। कॉन्सिक्वेंटली द प्राइस ऑफ द कार इंक्रीज टू 2.5 लाख, और जो गाड़ी का प्राइस है वो द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज टू रुपीज 2,75,000 से जो गाड़ी का प्राइस अब बढ़ गया, विद रुपीज 5 लाख बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द एक्साइज लेवी। विद 5 लाख बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द एक्साइज लेवी। हाँ जी, द कार आउटपुट वैल्यू इज प्रिसाइजली 2,70,000। अच्छा, ये 5 लाख, ठीक है, 0.5 है यही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 0.5 है, तभी कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे भैया, ये 0.5 है, ये 2,75,000 है, 2,70,000, ये 5,000 है, 5 लाख नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 5,000 आना चाहिए था, मिस्टेक की गई है, मिस्टेक हुआ है, भारी मिस्टेक हुआ है इनसे, इसका खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। तो क्या खामियाजा है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं हम, यही खामियाजा है।
यहाँ पे लिख दो 5000, क्या लिख दो सीधा, अरे अरे, ठीक है भैया। बोल रहे हैं गाड़ी का प्राइस बढ़ के 2,75,000 रुपये हो गया, और जब उसमें क्या है 5,000 रुपये उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी जो है, एक्साइज टैक्स जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। द कार आउटपुट वैल्यू इज प्रिसाइजली 2,70,000। भैया जो गाड़ी की जो कीमत थी, जो आउटपुट हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है वैल्यू में, वो कितना हुआ, 2,70,000 हुआ है। वेरियस फैक्टर इनपुट हैव जनरेटेड इनकम सच एज रेंट एंड सैलरी टोटलिंग द 2,70,000। भैया बहुत सारे फैक्टर जो जनरेट हुए हैं इसके अंदर, जो रेंट है, सैलरी है, सारे इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं, सारी इनकम इसके अंदर इंक्लूड करी गई है हमने इसको बढ़ाने में। द वर्थ ऑफ द प्रोडक्शन मस्ट बी इक्वल टू द वर्थ ऑफ अर्निंग क्रिएटेड। भैया प्रोडक्शन जितना हुआ है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्शन की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, जितनी अर्निंग जनरेट हुई है। देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी ओमिटेड, इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको भूल जाओ। अब इसको बनाने में जो खर्च आया है वो इसके इक्वल कैसे, आप देखो गाड़ी को बनाने में हमें टायर का खर्चा लगा होगा, तो टायर वाला ये इनकम भी तो हुई होगी किसी की। अगर हमें लेबर लगाई है, लेबर का कॉस्ट आई है हमारी, तो किसी ना किसी को तो इनकम भी मिली होगी, किसी की तो इनकम भी है वो। देखो जब हम खर्च करते हैं, जब हमारा खर्चा होता है, तो किसी ना किसी के लिए तो इनकम भी होती है वो। और हम अब नेशनल की बात कर रहे हैं भाई, एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, अब नेशनल लेवल पे तो कहीं ना कहीं पैसा जनरेट ही हुआ ना, इनकम तो आई है ना। अगर जितना खर्च हुआ है वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना इनकम जनरेट हुई है, जितनी इनकम क्रिएट हुई है। ओके, जितना प्रोडक्शन हुआ है वो जितनी इनकम क्रिएट हुई है उसके बराबर होना चाहिए। हाँ जी, देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी ओमिटेड, इनडायरेक्ट टैक्स को भूल जाओ। सब्सिडीज एक्सर्ट एन इनवर्स इन्फ्लुएंस कंपेयर टू टैक्स। अब सब्सिडीज क्या करती हैं, वो टैक्स के का उल्टा काम करती है। टैक्स क्या करता है, हमारी कीमत को बढ़ा देता है, सब्सिडीज की कीमत को कम कर देती है। टैक्स हमारे ऊपर चार्ज है, सब्सिडी हमारे लिए एक इनकम है। हाँ जी। Subsidies exert an inverse influence providing a subsidy for each unit of course cotton cloth result in a decrease in market price। यदि आपको कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अभी एक बना रहे हैं कॉटन क्लॉथ, कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो यदि आपको हर एक यूनिट के लिए, हर एक कमोडिटी के लिए यदि आपको सब्सिडी मिल रही है, तो क्या इसकी प्राइस जो है मार्केट प्राइस वो डाउन नहीं हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ड्यू टू ए सब्सिडी ऑफ 1 रुपी पर मीटर, आपको 1 मीटर के हिसाब से 1 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी ऑफ 1 रुपी पर मीटर। बायर कैन परचेज द कॉटन क्लॉथ ऑफ अ प्राइस ऑफ 20 पर मीटर। However, the input proprietor in this fabric mill obtain income of 21। आपको चीज मिल कितने रही है, कितने मिल रही है, 20 में मिल रहा है, और जबकि उनको इनकम जनरेट कितने में हो रही है, प्रोपराइटर 21। क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी है जो वो भी तो उनके लिए इनकम है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ ऑल इनकम। ये जो वैल्यू है आउटपुट की, जितना आउटपुट हुआ है वो सारी इनकम के बराबर होना चाहिए वो तो। हाँ,
लेकिन यहाँ तो चेंज आ रहा है। जो प्रोपराइटर है, जो प्रोड्यूसर है, वो 21 रुपये ले रहा है, लेकिन जो उसका खर्च लेकिन जो लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं वो 20 रुपये है उसकी प्राइस के बदले। द वैल्यू ऑफ आउटपुट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ इनकम, देयरफॉर फर्दर सब्सिडीज विल बी इम्प्लीमेंटेड। जहाँ पे सब्सिडीज क्या इम्प्लीमेंट की जाएंगी, एंड देयरफॉर बाय डिडक्टिंग टैक्सेस एंड इंक्लूडिंग सब्सिडीज फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, वन कैन डिराइव द जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या करना है, जीडीपी को ऐड कर देना है और टैक्स को माइनस कर देना है, इसीलिए therefore by deducting taxes and including subsidies from GDP calculated at market price can derive the GDP at factor cost, और GDP at factor cost आ जाएगी, क्योंकि जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है उसके अंदर क्या होते हैं, टैक्स जो है ऐड करे होते हैं, और जीडीपी टैक्स ऐड करे होते हैं और सब्सिडी माइनस करी होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, जीडीपी को अरे सॉरी जीडीपी आ रहा है, सब्सिडी को उसमें ऐड कर देंगे और टैक्स को उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। बेसिकली ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है कौन सी है, ये वैल्यू है स्टार्टिंग वाली, जो हमारी उसको बनाने में हमने हमारा खुद का प्राइस है ऐसा जिसमें टैक्स और सब्सिडीज इंक्लूड नहीं थे, वही हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। समझे? गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। हरिओम। राधे राधे। हाँ जी, उसके बाद अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस प्रोडक्ट। देखो हमने बात करी थी कि भाई जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते हैं, जीडीपी में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो माइनस नहीं होती है, जबकि होना चाहिए। अगर रियल वैल्यू निकालनी है तो आपको फिर तो होना चाहिए वो, लेकिन जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया। हाँ, जब हम नेट निकालेंगे, क्योंकि ये ग्रोस था, ग्रोस में हमने उसमें जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस नहीं किया, जब हम नेट निकालेंगे नेट में से माइनस कर देंगे उसको। क्या बात है, subtracting depreciation from gross product. Net national product refer to the gross domestic product after subtracting depreciation, जीडीपी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। ये आ जाती है हमारी एनएनपी। एनएनपी ऑफन नोन एज नेशनल इनकम, उसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। एनएनपी को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। एल्यूड, जो कि किससे बिलोंग करती है, एल्यूड टू द ऑल आउट वर्थ ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट डिलीवर्ड बाय अ कंट्री ऑक्यूपेंट्स इनसाइड अ पार्टिकुलर टाइम स्पैन। एक पार्टिकुलर टाइम स्पैन के अंदर एक कंट्री के जो ऑक्यूपेंट्स, जो कि जिनको पेशेवर लोग हैं किसी भी देश के, जो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने गुड्स और जो सर्विसेज है जो प्रोड्यूस की है, उनकी जो ऑल ओवर वैल्यूज हैं वो नेशनल इनकम होती है। वापस से वही बात बोल दी, ठीक है। एनएनपी ऑफन नाउन एज नेशनल इनकम एल्यूड टू द एल्यूड टू ऑल आउट वर्थ ऑफ आर सर्विसेज प्रोडक्ट डिलीवर्ड बाय कंट्रीज ऑक्यूपेंट्स, मतलब कि जो पेशेवर लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, काम धंधे वाले लोग हैं, इनसाइड अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन। इन ऑर्डर टू क्वांटिफाई एनएनपी, एनएनपी को क्वांटिफाई करने के लिए इट इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। भैया अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए ये जरूरी है समझना कि भैया
आप इस डिफरेंस को समझो, किसके बीच में है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको समझो। ओके ओके ओके। Gross investment encompasses the complete outlay on new assets such as machinery and facilities, in addition to the alteration in stockpiles. ग्रोस में इन्वेस्टमेंट में क्या आता है भैया, कंप्लीट आउटले इंक्लूड होता है इसके अंदर, ऑफ कंप्लीट आउटले ऑन न्यू असेट्स सच एज मशीनरी एंड फैसिलिटीज, जो उसकी पूरी वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है उसकी, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होती है। नेट इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और जब हमें नेट निकालना होगा तो हम ग्रोस में से क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। समझे? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में जो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू होती है जब वो नई आई थी वही इंक्लूड करी जाती है। मान के चलो कोई मशीन है, वो 10 साल पहले हमने 10 लाख रुपए खरीदी थी, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट तो उसको आज भी 10 की लिखेगा, लेकिन नेट आएगा, नेट बोलेगा 10 साल का डेप्रिसिएशन कौन माइनस करेगा भाई, वो माइनस कर, तब जो वैल्यू आएगी वो क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नहीं नेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। स्टॉक प्राइसेस पाइल्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ? In other words, when NNP provide a more accurate assessment of economic success, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो जबकि जब क्या कर रही है, एनएनपी प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, आवर फोकस टेंड्स टू बी ऑन जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब एनएनपी जो है, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट है जो, वो क्या कर रही है, मोर एक्यूरेट पिक्चर दिखा रही है आपको इकोनॉमिक सक्सेस की, आवर फोकस टेंड्स टू बी ऑन जीएनपी, तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे होना चाहिए। ठीक है। The difficulty in practice lies in accurately estimating NNP due to the necessity of measuring depreciation to deliver the net investment value. GNP is typically the preferred indication over NNP in practical application. Gross national product, net national product. आप समझ में आ रहा है? ग्रोस का मतलब ग्रोस में क्या क्या लिया है, नेट में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। एनएनपी ने क्या कर दिया भैया, डेप्रिसिएशन की मेजरमेंट को हमारे लिए नेसेसिटी बना दिया कि भैया अब आपको डेप्रिसिएशन के को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना ही पड़ेगा। द डिफिकल्टी इन प्रैक्टिस लाइज इन एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग एनएनपी ड्यू टू द, क्योंकि इसके अंदर अब डिफिकल्टी ये जाती है कि भैया एनएनपी को एक्यूरेट तरीके से कैसे मेजर करें हम। एनएनपी बोल रहा है कि एक जो है, अब ठीक है मोर एक्यूरेट असेसमेंट तो दिखाती है इकोनॉमिक सक्सेस की, तो लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो जीएनपी पे होना चाहिए, बोल रहे हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट पे। ठीक है। द डिफिकल्टी इन प्रैक्टिस लाइज इन एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग एनएनपी, अब एनएनपी को जो एक्यूरेटली तरीके से एस्टिमेट करना है ये बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन की मेजरमेंट आती है, डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है। टू डिराइव द नेट इन्वेस्टमेंट, अब नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। जब आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब आपकी एनएनपी आएगी, पढ़ा था हमने, ये देखो। जीडीपी
GNP is typically the preferred indication over NNP in practical application. भैया बोल रहे हैं कि जीएनपी इज प्रेफर्ड। भैया आप जीएनपी, इसलिए आप क्या करो, जीएनपी को ही कर लो कैलकुलेट, क्योंकि भैया प्रैक्टिकली एनएनपी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन आएगा, यहाँ पे मुश्किल होगा इसको एक्यूरेट तरीके से निकालना। क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट इंक्लूड है। हाँ जी। अब डेप्रिसिएशन इतनी गुड्स और इतनी सर्विसेज में, अब जो गुड्स में लग गया वैसे जो ये गुड्स नहीं, जो हमारी जो असेट्स हैं, जो हमारे पैसा जो जनरेट हुआ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हम कैसे निकालते फिरेंगे अकेले अकेले का, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जीएनपी इज प्रेफर्ड है। जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाता है ओवर एनएनपी। उसके बाद आता है सर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, यस, पर्सनल इनकम। While national income address the completion of all individual pay, it is not noticed that actual cash received it is not exactly the pay acquired. भैया जो एक्चुअल आपने इंडिया लेवल पे तो देख लिया कि भैया ग्रोस जो सारे इंडिविजुअल की जो ये कंप्लीट जो ये इनकम इतनी है, वो तो अपने नेशनल इनकम में कर दिया। लेकिन ये देखा गया है कि जो एक्चुअल कैश जो रिसीव हो रहा है और जो उसको पे किया जा रहा है उसमें डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस उसमें कैसे डिफरेंस है? क्योंकि उसके अंदर टैक्स भी तो आता है भाई। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एंटरप्राइज इज कमिटेड टू डिस्पैचिंग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू द पब्लिक अथॉरिटी। इनकम टैक्स भी ठोक देते हैं उसके ऊपर, इनकम टैक्स भी तो काट देते हैं उसका। अब मान के चलो ये दिखाया जा रहा है कि भैया 20,000 रुपये बंदे की सैलरी है, दिखाया तो ये जा रहा है कि 20,000 रुपये बंदे की सैलरी है, नेशनल इनकम में ये आएगा। लेकिन ये नहीं दिखाया कि भैया इसका इनकम टैक्स काट दिया तो 2,000 रुपये यहाँ पे। तो एक्चुअल में पैसा कितना रिसीव हुआ उसको? 18,000 ही हुआ रिसीव। समझे? 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 ओके। फ्रॉम इट्स जनरेटेड रेवेन्यू। दिस हैपेंस बिकॉज एन एंटरप्राइज इज कमिटेड। एक एंटरप्राइज को क्या करना पड़ता है भैया, जो भी उसके एम्प्लॉयज है उनकी इनकम पर इनकम टैक्स उसको लगाना पड़ता है, काटना पड़ता है। दिस हैपन बिकॉज एन एंटरप्राइज इज कमिटेड टू डिस्पैचिंग कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टू द पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम इट्स जनरेटेड रेवेन्यू। जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया, जितनी इनकम उसने कमाई है उसमें से उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। फर्दर मोर कंपनीज एलोकेट अ परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग फॉर इंटरनल ग्रोथ। कंपनीज एलोकेट अ परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग फॉर इंटरनल ग्रोथ। अब उनकी ग्रोथ के लिए क्या करती हैं, वो परसेंटेज कुछ रख भी लेती हैं। तो मान के चलो आपका कोई भी पीएफ वगैरह होते हैं, जो ये प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं, बुढ़ापा पेंशन के लिए थोड़े बहुत जो रखे होते हैं, फिर फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए रखे होते हैं, या आपके ही ऊपर यूज होने के लिए जो पैसा आपका कुछ रखवा लिया जाता है। अब 18,000 बच गए आपके टैक्स लेने के बाद, इनकम टैक्स लगने के बाद। अब मान के चलो अगर 10% इन्होंने ये कर रखा है कि भैया जो आपकी इनकम है उसका 10% आपका पीएफ कटेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा। अब इसका 10% काटो, 1,800 रुपये इसमें से और निकाल दिए, माइनस 1,800। अब कितना बचा? 18 में से 2 गए 16, 16,200, 16,200 जेब में आए। अपने बोले कितने थे कि 20 हैं, अरे भैया ये तो 16,200 ही आ रहे हैं जेब में। तो गड़बड़ी कहाँ रही हो रही है? ये यहाँ पे इस वजह से हो रही है, टैक्स की वजह से और पीएफ वगैरह जो कंपनी काटती है उसकी वजह से।
उसके बाद आने वाला है मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या बात है, मजा आने वाला है इस टॉपिक में तो। हाँ जी, यहाँ तक कर लिया हमने। ओके। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑफन नाउन एज रिटेन्ड अर्निंग belong to the part of the organization benefit that has not been disseminated to investor। ये क्या है, समझो इसको भी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो कि ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोल देते हैं, बिलोंग टू द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के उस पार्ट से बिलोंग करती है, डेट हैज नॉट बिन डिसेंटिमेटेड टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर को नहीं बांटा गया है भैया। हाँ जी, जो क्या है, रिटेन्ड है, नॉट बिन डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को नहीं बांटा गया है जो। एडिशनली people are responsible for paying social security taxes which include contribution towards provident fund। देखा 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 देखा, मैंने बोला था ना, ये पीपल क्या है, वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस। आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आज टैक्स काट देंगे, जब आप रिटायर होगे उस टाइम आपको पैसा मिलेगा। मुझे आज तो नहीं मिल रहा है वो पैसा, किसको पता भाई कब रिटायर होऊंगा, कब तक जीऊंगा, कब तक मरूंगा, नहीं पता। तो भैया पैसा तो आज काट लिया गया ना। मेरे यहाँ पे दिखाया जा रहा है 20,000 में मेरी सैलरी है, मिल मुझे 16,200 रही है। क्या ही माजरा है भाई। विच इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में काट दी जाता है, एंड अदर सच एक्सपेंसेस। और इसी तरीके के कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी लफड़े कंपनियां के होते हैं, कंपनी टू कंपनी। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट टीआर, ट्रांसफर पेमेंट्स, टीआर बोलते हैं इसको। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट अर्निंग। जो गवर्नमेंट की टीआर होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि भैया वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि वो करंट अर्निंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट की। हाउएवर दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टेट इनकम, फिर भी दे डू कंट्रीब्यूट, डू नॉट बोल दिया मैंने, सॉरी। However, they do contribute to the overall received income। जो इनकम रिसीव होगी ओवरऑल, उसमें कंट्रीब्यूट तो करेगी गवर्नमेंट ने। अगर आपको पेमेंट्स वगैरह की हैं, ट्रांसफर पेमेंट की हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूट तो करेगी, लेकिन फिर भी उसको हम नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वी डिडक्ट टीसी, पीसी, टीएस। हाँ जी, टीसी पीसी क्या है समझो। टीएस मतलब सिक्योरिटी टैक्स होते हैं जो हमारी है। टीसी क्या है, इनकम टैक्स। और पीसी क्या है, तो पीसी कहाँ है रे, पर्सनल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिक्योरिटी टैक्स। सिक्योरिटी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और ये पर्सनल इनकम। अच्छा, ये पीसी 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 का है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम, पर्सनल वी डिडक्ट टीसी, जो हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो उस इनकम में से क्या कर देंगे भैया, जो उसका सिक्योरिटी टैक्स आएंगे, जो पीएफ वगैरह होता है वो माइनस कर देंगे, जो कि उसका इनकम पे टैक्स लगा है। सिक्योरिटी टैक्स, टीसी का मतलब होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, ये उल्टा बोलता है पहली बात तो ये।
टी सी, सी टी, टी सी। कॉर्पोरेट टैक्स, हाँ जी, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना पड़ेगा, सिक्योरिटी टैक्स माइनस करना पड़ेगा उसका, और एक और करना पड़ेगा, क्या है, विच एड्रेस एवरी ऑफ द पार्ट ऑफ इनकम डेट हैज रिक्वायर्ड बाय नोट यूर नेट फ्रॉम नेशनल इनकम एंड टी आर विच रिप्रेजेंट इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड इन अ सिंबॉलिक मैनर। भैया ये समझ में नहीं आ रहा, ये सीपी क्या है? ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सिक्योरिटी टैक्स हो गया, पी का मतलब प्रोविडेंट फंड, तो ये कुछ ऐसा तो नहीं, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है ऐसा। हाँ जी, राधे राधे। अरे देखिए जरा हो, कॉर्पोरेट टैक्स कट गया हमें। हाँ जी। अच्छा, परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग रिटेन्ड है, ये हो सकता है, जो अर्निंग के रूप में जो उनका जो रिटेन्ड अर्निंग है जो रखी है। ठीक, यही मिलेगा ये। ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, उसमें से माइनस कर दिया। इन सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद फिर आएगा भैया आपका क्या, पर्सनल इनकम। which which address every one of the part of income that is acquired yet not got from national income, नेशनल इनकम से डिडक्ट किया जाएगा इसको, एंड इंक्लूड टी आर, इसमें टी आर इंक्लूड कर दिया जाएगा। टी आर मतलब ट्रांसफर पेमेंट, विच रिप्रेजेंट इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड इन अ सिंबॉलिक मैनर। ओके। इसके बाद गए ही नहीं सर, चलो इतना ही रखते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पर्सनल इनकम कैसे आती है। जो इनकम मिली हमें, टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा इनकम टैक्स है, उसमें से फिर क्या है, जो रिटेन्ड अर्निंग है वो, या फिर अगर उसमें एडिशनली कुछ आपका सिक्योरिटी टैक्स है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, तब आपकी पर्सनल इनकम बच जाएगी। हाँ जी, बोलिए यहाँ तक समझ में आया क्या? आया होगा, दिक्कत ही नहीं है कुछ। उसके बाद हम करने वाले हैं मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। हाँ जी, उसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, यही आएंगे, 3 मेथड आएंगे इसके अंदर। हाँ जी, तो आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इनफ है, इतना यहाँ तक का ये हो गया है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली क्लास से। यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। डेट शीट फॉर द डे, डेट शीट फॉर द क्लास। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी भाई, और क्लास को पूरा अटेंड कर लिया कर। ठीक है, ओके।
मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।